हम बेवा का रिश्ता नहीं करते, ये कहकर मेरी सास ने उन मेहमानों को डांट दिया। उसके लहजे में ऐसा जहर घुला हुआ था कि मैं अंदर तक कांप गई। मेहमान अभी दरवाजे से निकले ही थे कि उसने झाड़ू उठा लिया। जैसे दरवाजा बंद हुआ, उसका गुस्सा मेरे ऊपर बरसने लगा था। झाड़ू मेरे जिस्म पर इस शिद्दत से पड़ी कि चीखें मेरे लबों से बेख्तियार निकलने लगी। वो रुकी नहीं, बस बरसाती रही। मैं अपनी जगह सिमट कर जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाजू नहीं रुके थे। फिर वो झाड़ू फेंक कर बावर्ची खाने के करीब रखा डंडा ले आई और अंधाधुंध मुझे मारने लगी। जिस्म पर नील पड़ते गए, सांसें टूटती चली गई और मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी कि आखिर मेरा कसूर क्या है। जब उसने देखा कि मैं कहीं मर न जाऊं तो वो थक कर कमरे में जा घुसी और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैं जमीन पर निढाल पड़ी हुई थी। आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे और दिल में दर्द की लहर दौड़ती रही। मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा था। हादसे को 4-5 महीने हो गए थे, लेकिन मेरी सास के जख्म जैसे आज भी ताजा थे। वो कहती थी कि मेरा वजूद उस घर की बदकिस्मती है। वो दिन रात मुझे ताने देती थी, हालांकि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, लेकिन तकदीर ने एक लम्हे में सब कुछ बदल डाला था। घर में मेरी एक नंद थी, छोटी नताशा। बज़ाहिर वो खूबसूरत लगती थी, मगर उसकी टांग में लंग होने की वजह से उसका रिश्ता नहीं तय पा रहा था। जब भी कोई देखने आता, मुझे हुक्म मिलता कि तुम सामने नहीं आओगी। ये कहकर मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता, ताकि मेरा वजूद नताशा के नसीबों की रुकावट न बने। मैं चुपचाप एक साइड पर हो जाती थी। लेकिन कुछ दिन पहले अचानक मेहमान आ गए। मैं गुसल खाने में निकल ही रही थी कि उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। कुछ औरतें थी, वो देख कर रुक गई, मुझे अपने करीब बुलाया। मैं झिझकते हुए उनके पास चली गई, सलाम किया और वापस पलट गई। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। वो मेहमान नताशा का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन 2-3 दिनों के बाद उन्होंने मेरा रिश्ता भेज दिया। यही वो चंगारी थी जिसने सास के दिल में नफरत की आग को मजीद भड़का दिया था। उसके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि जो रिश्ता नताशा को ना मिल सका, वो मेरी मुझे यानी एक बेवा को कैसे मिल जाए। अब हर दिन मेरी जिंदगी पर भारी होने लगा था। वो ना मुझे जीने देती थी, ना मरने देती थी। रोज मेरे लिए एक नई सजा मुंतखब की जाती थी। मेरे लिए हर लम्हा एक नई सजा थी, जैसे मेरे वजूद से उन्हें नफरत हो और वो नफरत उनके हाथों का वार बनकर मेरे जिस्म पर बरस रही थी। मेरी जिंदगी का सुकून उस दिन बिखर गया जब मेरे शौहर लुकमान की मौत ने मुझे बेवा बना दिया था। मैं 19 बरस की थी जब मेरी शादी हुई थी। मेरे अंदर बचपना बाकी था और अभी ख्वाब अधूरे थे, लेकिन इस हादसे ने लम्हों में मुझे बढ़ा दिया। शौहर की जुदाई ने मेरा दिल तोड़ दिया था, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ, तो मेरी टूटी हुई जिंदगी में रोशनी की एक किरण जाग उठी थी। अब मैं थोड़ा खुश रहने लगी थी। मैं हर दिन इस सोच के सहारे जीने लगी थी कि 9 महीने के बाद मेरी गोद में मेरे शौहर की निशानी आ जाएगी और मैं फिर से जीने लगूंगी। मेरी दुनिया दोबारा से बस जाएगी। मगर किस्मत को शायद ये मंजूर न था। एक दिन जब कुछ औरतें रिश्ते के सिलसिले में घर आईं, मेरी सास ने सबके सामने मुझे अपने बेटे की बेवा करार दे दिया और नफरत से कहते हुए बात की, तो मैं अंदर ही अंदर टूट गई। उन औरतों ने भी जब मेरा रिश्ता मांग लिया, तो मेरी सास ने जैसे मेरे वजूद को गाली बनाकर पेश किया। उसके बाद उसने मेरे ऊपर इतने जुल्म ढाए कि मेरा जिस्म और रूह लहूलुहान हो गए। उस दिन जब उसने मुझे जोर से धक्का दिया, तो मेरा वो बच्चा जो मेरी आखिरी सहारा था, वो भी मुझसे छिन गया। मेरी वो आखिरी खुशी भी जाया हो गई। मैं 2 दिन तक बेहोश रही। जब आंख खुली, तो मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा अंधेरों में डूब चुकी थी। मेरी शायद सास को शायद लम्हा भर के लिए अफसोस हुआ था,
मगर उसका इल्जाम भी उसने मुझ पर ही धर दिया था। वो मुझे कसूरवार ठहरा रही थी। अब मेरा हाल ये था कि मैं घर के काम काज करते हुए एक कैदी की तरह अपने कमरे में जाकर सिसकियां भरती। वो मुझे दिन रात मनहूस कहकर कोसती थी मैंने उसके बेटे को खा लिया है और अब मैं उसकी बेटे की खुशियां भी चाट रही हूँ। मैं चाहकर भी अपना घर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि यहाँ मेरे शौहर की यादें थी, मेरे शौहर की दी हुई हर चीज थी। यहाँ उसकी हंसी की गूंज थी, उसकी सांसों की खुशबू बसी हुई थी, जो दिन रात मेरे जहन से नहीं निकलती थी। मैं इन यादों के सहारे अपने वजूद को घसीटती जा रही थी। एक दिन मुझे पता चला कि नताशा का रिश्ता तय हो गया है। वो लड़का पहले से शादीशुदा था, अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, अब आजाद था। और सबसे बढ़कर ये कि वो एक निहायत ही मालदार बिजनेसमैन था, जिसका नाम हैदर शाह था। मेरी सास ने दौलत के लालच में फौरन अपनी बेटी का रिश्ता उससे तय कर दिया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि शादी कब है। मुझसे सब कुछ छुपाया जा रहा था। मगर घर में दिन रात तैयारियां होने लगी। मेरी सास ने मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं लेने दिया। नौकरानी रखने की बजाय वो हर दिन मुझे काम पर लगाए रखती थी। मैं सारा दिन सफाइयां करती, बर्तन धोती और बावर्ची खाने में जुटी रहती थी। एक दिन सहन साफ कर रही थी कि बाहर का दरवाजा जो खुला हुआ था, खुले दरवाजे से एक शख्स अंदर आ गया। वो लम्हा भर के लिए ठठक सा गया, मुझे देखकर जैसे पत्थर सा हो गया था। फिर एकदम मेरी तरफ देखकर बोलने लगा, आप कौन हैं? ये तो मेरा घर है। मैं चौंक कर बोली, ये आपका घर कैसे हुआ? ये तो मेरा घर है। आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। खुले दरवाजे से आप अंदर कैसे आ गए? उसने संजीदगी से जवाब दिया, मैं नताशा का होने वाला शौहर हूँ। हमारी शादी होने वाली है। ये सुनते ही मेरे कदम लड़खड़ा गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबरा कर फौरन वहां से भागी कि कहीं मेरी सास की नजर मुझ पर न पड़ जाए। अगर उसने मुझे इसके सामने देख लिया तो वो मेरा जीना दोभर कर देगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैं सबसे छुप कर एक कोने में बैठी थी। शादी के दिन मेरे दिल में भी कई अरमान टूट रहे थे। दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। अचानक स्टेज पर बैठे हुए दूल्हे ने मेरी तरफ देखकर सबके सामने कहा, अरफा कहाँ है? उसे बुलाएं। फिर उसने मेरा नाम लेकर मुझे दोबारा पुकारा। इस आवाज ने जैसे मेरा दिल रोक दिया था। मेरी आंखें हैरत और खौफ से फैल गई थी और पूरा मजमा एक लम्हे को साकत हो गया था। अरफात, तुम कहाँ हो? प्लीज स्टेज पर आओ। जैसे ही मैंने दूल्हे के मुंह से अपना नाम सुना तो मेरे कदम जमीन में धनस गए थे। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि सांस लेना भी दुश्वार लगने लगा था। मैं फौरन पीछे हटी, एक औरत के पीछे छुप गई। मैं उन लोगों को नजर नहीं आना चाहती थी, मगर जब पलट कर देखा तो मेरी सास वहां मेरे पीछे खड़ी थी। आंखों में शोले लिए वो मुझे घूर रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, अब तमाशा बनवाओगी क्या? जाकर स्टेज पर दफा हो जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है। मैंने खौफजदा आंखों से अपनी सास की तरफ देखा तो उसने मेरा हाथ खींचकर कहा, चलो, वो तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। मैं दिल ही दिल में लरजती हुई उसके साथ जा रही थी। मैंने पीछे से देखा कि हैदर शाह की माँ ये सब मंजर देख रही थी, मगर शायद वो अपने बेटे की जिद के आगे खामोश बैठी थी। उसी दौरान मैं मजबूरी में स्टेज पर नताशा के साथ जाकर बैठ गई। मुझे उसके बराबर में जगह दे दी गई, मगर मेरे सास की आंखों से और नताशा की आंखों से गुस्से की चिंगारियां बराबर बरस रही थी। कुछ देर के बाद मेरी सास और हैदर शाह कमरे से बाहर आए। हैदर शाह के चेहरे पर अजब सी मुस्कुराहट और इत्मीनान था, जबकि मेरी सास का रंग फक हो चुका था। वो पसीने में शराबूर और लरसती हुई मुझे खौफनाक नजरों से देख रही थी। शायद हैदर शाह अपनी कोई बात मनवा कर आया था।
निकाह और रस्में आगे बढ़ने लगी। हताके निकाह भी हो गया, लेकिन रुखसती से पहले अचानक मेरी सास ने मुझे अकेले कमरे में बुलाया। अंदर नताशा और हैदर दोनों मौजूद थे। मेरी सास ने भारी आवाज में कहा, ये सब कुछ तुम्हारे समझने के लिए है। हैदर की जिद है कि वो तुमसे निकाह करेगा। वो कहता है कि अगर तुमने इनकार किया तो वो मेरी बेटी को तलाक दे देगा। इसलिए या तो ये निकाह होगा या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मैं खौफ से लरजने लगी थी। मेरा वजूद भी लरज रहा था, जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये सब मेरे लिए बहुत खौफजदा था। दिल ही दिल में सवालों का तूफान उठने लगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। हैदर शाह हैदर शाह मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है। मेरी जिंदगी एक नए अजाब के दहाने पर क्यों खड़ी हो गई है। मेरी सास ने मुझे समझाया कि चूंकि एक ही दिन में दो निकाह नहीं हो सकते, इसलिए ये निकाह कल होगा, जब हम नाश्ता लेकर नताशा के घर जाएंगे। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया था। यूं लगा जैसे एक और आफत मेरे सर पर टूटने वाली है। सास भी अजीब मजबूरियों में घिरी हुई थी। शायद हैदर शाह ने उसे मजबूर कर दिया था, मगर उसकी सख्ती मेरे लिए जहर बन गई थी। नताशा शादी के बाद अपने घर चली गई तो मेरी सास ने मेरे ऊपर जुल्म की और इंतहा कर दी। थप्पड़ों और लातों से बारिश कर दी थी। जब वो जी भर के मुझे मार चकी तो खुद भी जमीन पर बैठ कर रोने लगी। उसकी सिसकियां मेरे दिल को बार बार को तकलीफ दे रही थी। वो बार बार मुझे कोसती और कहती, मैंने तुम्हें कहा था इनके सामने ना आना। तुमने मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद कर दी हैं। पहले तुम मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी का घर भी उजाड़ दोगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, ना खाना खाया ना पानी पिया। रात को भूख ने सताया तो किचन की तरफ गई। वहां देखा कि मेरी सास जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। वो अल्लाह के आगे सजदा रेज थी, अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआएं मांग रही थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। मैं हैदर शाह की ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आऊंगी। मगर सुबह होते ही हालात बदल गए। मेरी सास ने नाश्ता बनाया और मुझे साथ लेकर हैदर शाह के घर चली गई। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि नताशा खामोश बैठी थी, जबकि हैदर शाह के चेहरे खुशी से धमक रहे थे। नताशा के चेहरे पर मेरे लिए नफरत की झलक भी नुमाया थी। नाश्ता खत्म होने के बाद मेरी सास ने मुझे कमरे में ले जाकर रोते हुए हाथ जोड़ दिए और मिन्नतें करने लगी, मेरी बेटी का घर बचा लो, खुदा के वास्ते उससे निकाह कर लो, और जो जुल्म मैंने तुम पर ढाए हैं वो उस पर ना दोहराना। मैंने बार बार निकाह से इनकार किया और मैं अपनी जिद पर कायम रही। मगर आखिरकार जब मेरी सास मेरे कदमों में गिर गई और मेरे पांव पकड़ लिए तो मेरा दिल फटने लगा। उसी लम्हे हैदर शाह भी कमरे में आ गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जीत की चमक थी। उसने माँ की तरफ देखा, जैसे माँ सास से इजाजत ले रहा, अपनी माँ को भी इशारा कर रहा हो कि फैसला करो। फिर वो बोला, मौलवी साहब को जल्दी है, गवाह भी मौजूद हैं, निकाह फौरन होना चाहिए। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे दूसरे कमरे में ले गई। मौलवी ने निकाह के अल्फाज पढ़े और जैसे ही वो अल्फाज मेरे कानों तक पहुंचे तो उसने कहा, क्या तुम्हें कबूल है, की आवाज पहुंची तो मेरी सास ने मेरे कंधे को इतनी जोर से दबाया कि मजबूरी के आलम में मेरी होठों से निकाह हाँ निकल गया। और यूं चंद लम्हों में हैदर शाह की मैं बीवी बन चुकी थी। कुछ देर पहले जो मैं एक बेवा थी, अब हैदर शाह की बीवी थी। वो निकाह जिसे मैं हर कीमत पर टालना चाहती थी, तकदीर ने मुझ पर जबरदस्ती ठोंस दिया था। शादी के बाद मेरी सास मुझे नताशा के कमरे में ले गई। नताशा बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो मुझे घूर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे काट खाए। कुछ देर वो मुझे खामोशी से घूरती रही। आखिरकार वो अपनी जगह से उठी
اور اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میری آنکھوں سے بھی دریا بہنے لگا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی اس حرکت کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑی مصیبت ہی مجھ پر آن گزری ہے۔ کچھ دیر کے بعد حیدر شاہ کمرے میں آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے بولا، چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسے ہی ہم نکلے نتاشا نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ حیدر نے مجھے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، جس دن میں نے تمہیں بیوہ کی صورت میں دیکھا تھا میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میری بیوی بنو گی، اور آج آخر کار میں نے اپنا خواب پورا کر لیا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، حیران تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا اور ایک عورت اندر آئی۔ یہ حیدر شاہ کی ماں تھی۔ وہ میرے پاس آ گئیں، میرے پاس آ کر بیٹھی، میرے ماتھے کو چوما اور نرمی سے مجھے کہنے لگی، میرا بیٹا آج بہت خوش ہے، اس کا دل آج آباد ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہوں۔ بیٹی تم بہت خوبصورت ہو بھی تو اتنی پیاری۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے بیٹے کی شادی زبردستی کی تھی۔ وہ اس پر راضی نہیں تھا، مگر میرے مجبور کرنے پر نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا، مگر وہ لڑکی اپنی دنیا میں مگر رہنے والی تھی، نہ گھر کا خیال رکھتی، نہ بچوں کو چاہتی، بس شاپنگ اور گھومنا پھرنا اس کی زندگی کی اولین ترجیح تھی۔ میرا بیٹا ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر آخر کار تنگ آ کر اس نے طلاق دے دی۔ پھر جب نتاشا کا رشتہ آیا تو ہم سب نے اعتراض کیا کہ وہ تھوڑا لنگڑا کر چلتی ہے، مگر میرے بیٹے نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر وہ کسی کو رد نہیں کر سکتا۔ یوں نتاشا سے نکاح طے پا گیا، لیکن نکاح سے پہلے جب اس نے اس گھر میں تمہیں دیکھا تو وہ اسی دن سے ضد کرنے لگا کہ وہ تمہیں بھی نکاح میں لائے گا، 2 بیویاں کرے گا، دونوں کے ساتھ انصاف سے نبھائے گا۔ بیٹی میں اس چیز سے راضی نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ 2 بیویوں کا گھر جنت نہیں ہوتا، مگر میں اپنے بیٹے کے دل کو آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج میرا بیٹا بہت خوش ہے اور اس کی ہر خوشی تم سے جڑی ہے۔ میں تم سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں، خدا کے واسطے میرے بیٹے کو خوش رکھنا، اور ہاں، نتاشا سے ذرا فاصلہ رکھنا۔ میں نہیں چاہتی کہ لڑائی ہو۔ تم دونوں کو ہر سہولت دی جائے گی، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ماتھا چوما اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور حیدر شاہ کمرے میں آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں سنبھل کر بیٹھ گئی، دوپٹہ سیدھا کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور آہستگی سے ایک ڈبہ میرے سامنے رکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس ڈبے کو کھولو۔ میں نے پہلے حیدر شاہ کی طرف دیکھا اور جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا تو یک دم سے مجھے اپنی زندگی کے 10-12 سال وہ ڈبہ پیچھے لے گیا۔ میں 7ویں جماعت میں تھی۔ مجھے وہ 7ویں جماعت کے دن یاد آ گئے جب میں ایک نہایت ذہین طالبہ تھی۔ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ میں ہمیشہ پہلی پوزیشن لیتی تھی، مگر ایک دن ایک نیا لڑکا آیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بس پڑھائی میں ڈوبا رہتا تھا۔ جلد ہی وہ میرے برابر آنے لگا تھا۔ وہ پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دیتا تھا۔ پہلے پہل مجھے اس پر رشک اور پھر ایک انجانی سی چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ آخر کار سالانہ نتیجے کا دن آ گیا۔ ہمیشہ کی طرح مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پہلی پوزیشن میری ہی ہوگی، مگر جب اس لڑکے کا نام لیا گیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دوسری پوزیشن پر میرا نام پکارا گیا، مگر میں غصے اور آنسوؤں کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن مجھے مما سکول لے گئیں۔ اساتذہ نے میرے سامنے اس لڑکے کی محنت
اور قابلیت تسلیم کی اور کہا کہ وہ سچ مچ پہلا نمبر لینے کے قابل ہے. اس کی رائٹنگ، اس کی ہر چیز بہت اچھی ہے. یہ سن کر میں نے وہ اسکول ہی چھوڑ دیا. مجھے اس اسکول سے نفرت ہو گئی تھی. اب جب میں حیدر شاہ کے دھوئے ہوئے ڈبے کی طرف دیکھ رہی تھی تو حیرانی سے میرے ہونٹوں پر اس کا نام نکل گیا، حیدر شاہ. وہ دھیرے سے مسکرایا، کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں. یہی وہ میڈل ہے جو میں نے تم سے جیتا تھا. جب پتا چلا کہ تم اسکول چھوڑ گئی ہو، پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں جیت گیا ہوں، مگر پھر اگلی جماعت میں جب کوئی تم جیسا حریف نہ رہا تو مجھے تمہاری کمی شدت سے محسوس ہونے لگی. میں تمہیں مس کرنے لگا. میں نے یہ میڈل سنبھال کر رکھ لیا اور دل میں طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، میں تمہیں ڈھونڈوں گا، میں تم سے شادی کروں گا. اور دیکھ لو، آج میں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل پر جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا تھا. ایک پل کو مجھے میرا پہلا شوہر یاد آیا، مگر اگلے ہی لمحے میری نگاہیں حیدر شاہ کے چہرے پر جا ٹھہری، جہاں مجھے سچی اور بے لوث محبت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی. میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسا ہمسفر دیا جس کی چاہت برسوں پرانی اور بہت خالص تھی.